नमस्कार। सशक्त और सुदृढ़ हो सके कृषि के हालात, इस कार्यक्रम में हम करेंगे सिर्फ किसान की बात। स्वागत है आप सभी का किसान मित्रों के प्रति समर्पित हमारे खास कार्यक्रम पूसा समाचार में। मैं आपके साथ डॉक्टर कपिला शेखावत, वरिष्ठ वैज्ञानिक सस्य विज्ञान, और मैं डॉक्टर ज्ञान मिश्रा, प्रधान वैज्ञानिक आनुवांशिकी। आइए शुरू करते हैं आज का एक खास अंक, जिसमें हम दर्शकों को पूसा संस्थान द्वारा हाल में ही विकसित धान की उन्नत किस्मों एवं संरक्षित अवस्था में सब्जियों के बीज उत्पादन की जानकारी देंगे। खेत से बागान तक और कीट से व्याधि तक किसान भाई लगातार अपनी खेती किसानी से जुड़ी समस्याएं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560297502 पर भेज रहे हैं, जिसका समाधान हम पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट में आपके साथ साझा करेंगे। और हमेशा की तरह इस अंक के अंत में मौसम खबर। अनाजी फसलों में धान एक प्रमुख फसल है जो लगभग संपूर्ण भारतवर्ष में उगाई जाती है। पूसा संस्थान द्वारा विकसित धान की बासमती एवं अन्य किस्में किसानों के बीच में अपनी गुणवत्ता के लिए बहुत लोकप्रिय हैं। जी, और 28 सितंबर 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूसा संस्थान द्वारा विकसित धान की 5 नई किस्मों को देश को समर्पित किया था। इन किस्मों की विशेषताओं के बारे में विस्तार पूर्वक बता रहे हैं हमारे संस्थान के निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 3 किस्में पूसा संस्थान के द्वारा विकसित की गई हैं जो बहुत प्रचलित हैं। उसमें पूसा बासमती 1121, पूसा बासमती 1509 और पूसा बासमती 1401। ये तीनों किस्में मिलाकर के करीब 95% रकबा बासमती का इन्हीं 3 किस्मों के अंदर आता है। अब इन तीनों ही किस्मों में 2 प्रमुख समस्याएं हैं। पहली समस्या है पत्ती का झुलसा रोग, जिसको हम बैक्टीरियल ब्लाइट या बीएलबी के नाम से जानते हैं, और एक दूसरी फफूंद जनित बीमारी है जिसको हम ब्लास्ट, झोंका रोग या गर्दन तोड़ के नाम से जानते हैं। इन दोनों बीमारियों की वजह से इन तीनों किस्मों में काफी नुकसान होता है, और एक बहुत बड़ी समस्या है कि इनका नियंत्रण करने के लिए जब किसान भाई स्टेप्टोसाइक्लिन, जो कि एक एंटीबायोटिक है, उसका प्रयोग करते हैं बीएलबी का नियंत्रण करने के लिए, और ट्राइसाइक्लाजोल, टेबुकोनाजोल, प्रोपिकोनाजोल, हेक्साकोनाजोल इत्यादि फफूंदनाशी दवाओं का प्रयोग करते हैं ब्लास्ट की बीमारी या झोंका रोग या गर्दन तोड़ का नियंत्रण करने के लिए, तो उसमें किसान का खर्चा भी होता है 3000 रुपए प्रति एकड़ के आसपास जो है, और कई एक बार दवाओं का अवशेष चावल के अंदर रह जाता है, जिसकी वजह से जब चावल हमारा निर्यात होता है और खासकर यूरोपियन यूनियन के देशों में, तो हमारी चावल की खेप वापस कर दी जाती है। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारा चावल का, बासमती चावल का निर्यात यूरोपियन यूनियन में 5 लाख टन था, जो 2017 में, और जो घट करके 2019 में करीब 2.5 लाख टन हो गया, ये अवशेष के चलते। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने 3 नई किस्में विकसित की हैं, जिसमें पत्ती के झुलसा रोग यानी बीएलबी और झोंका रोग यानी ब्लास्ट के लिए रोगरोधी क्षमता का विकास किया गया है। तो पूसा बासमती 1509 का सुधार करके एक नई किस्म विकसित की गई है, जिसको हम पूसा बासमती 1847 का नाम दिए हैं, और ये किस्म करीब 125 दिन में पककर तैयार हो जाती है। बाकी सभी गुण इसके 1509 जैसे हैं, गुणवत्ता में उसी की जैसी है। पैदावार उसकी 5 क्विंटल 1509 से प्रति एकड़ ज्यादा है, और इसके अंदर झोंका रोग और झुलसा रोग दोनों के लिए रोगरोधी क्षमता विकसित की गई है। इसी तरह से पूसा बासमती 1121 का सुधार करके जो हमने किस्म बनाई है वो है पूसा बासमती 1885। यह भी पककर तैयार होने में करीब 145 दिन का समय लेती है, जितना समय पूसा बासमती 1121 को लगता है। पकाने के बाद चावल की लंबाई, चावल का फैलाव उतना ही होता है जितना 1121 में होता है, और इस किस्म में भी झोंका रोग और झुलसा रोग बिल्कुल नहीं लगता है जी। इसके बाद जो तीसरी किस्म है हमारी पूसा बासमती 1401, उसका सुधार करके बनाई गई है, जिसको हम पूसा बासमती 1886 का नाम दिए हैं, और इस किस्म में इसकी अवधि करीब 155 दिन की है, बीज से लेकर बीज तक, और उतना ही समय करीब लगता है 1401 को पककर तैयार होने में। और इसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी है। इसकी दानों में तूण पाया जाता है 1401 में, और 1886 में भी तूण आता है। मुख्य रूप से इसी किस्म का चावल जो है यूरोपियन यूनियन के देश में निर्यात किया जाता है।
तो इसमें भी पत्ती की झुलसा और झोंका रोग के लिए रोगरोधी क्षमता का विकास किया गया है। अब ये तीनों किस्में बासमती के उत्पादन में एक नई क्रांति लाने का काम आगे आने वाले दिनों में करेंगे। पकाने की बीमारी एक प्रमुख बीमारी है जो बासमती की तकरीबन सभी किस्मों में लगती है, चाहे वो 1401 हो, 1121 हो, 1509 हो, सब में बकाने प्रमुख रूप से आती है। और बकाने का बड़ा एक रोचक इतिहास है। बकाने एक जापानी शब्द है और बकाने का अर्थ होता है मूर्ख। तो जो बकाने ग्रसित पौधे हैं उनको मूर्ख पौधों की संज्ञा दी जाती है। मूर्ख पौधों की संज्ञा क्यों दी जाती है? क्योंकि जो मूर्ख व्यक्ति होता है समाज में उसकी पहचान एक अलग से बन जाती है, वो सबसे अलग दिखता है, अलग रहता है। तो ये बकाने से जो ग्रसित पौधे हैं वो लंबे हो जाएंगे, हल्के पीले रंग के हो जाएंगे और बाद में चल करके सूख जाते हैं। और खेत में आप सड़क से जा रहे हैं तो ये पौधे अलग से खेत में आपको दिखेंगे, पूरे खेत को खराब कर देते हैं। हम प्रयास ये कर रहे हैं कि जो हमारी एक पुरानी किस्म थी पूसा बासमती 1 मुच्छल जिसको जानते थे, तो मुच्छल बहुत दिनों तक किसान भाइयों ने लगाई, उसमें बकाने बहुत कम आती है। उसी तरह से कुछ और किस्में हमने चिन्हित की हैं जिसमें बकाने नहीं आती है और उन गुणों को अब हमने पूसा बासमती 1509 में, पूसा बासमती 1121 में और 1401 में स्थानांतरित किया है। लेकिन इसको किसानों तक पहुंचने में थोड़ा सा अभी समय लगेगा। तब तक के लिए हमारा अनुरोध किसान भाइयों से रहेगा कि ये बकाने की बीमारी जो है वो बीज जनित है और साथ में साथ ये मृदा जनित भी है। अगर मिट्टी से भी हो सकती है, साथ ही साथ बीज से भी हो सकती है। तो बीज का उपचार जरूर आप करें, बिना बीज उपचारित किए उसकी पौध न लगाएं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसका आपको ध्यान रखना है। ट्राइकोडर्मा से भी बीज का उपचार कर सकते हैं। तो तब इससे एक प्रभावी नियंत्रण होगा। और दूसरा यह है कि ये किसान भाई अगर बासमती और गैर बासमती दोनों किस्में लगाते हैं तो जिस खेत में इस साल बकाने आया है उसमें किस्म को बदल दीजिए, उसमें गैर बासमती किस्म लगा लीजिए और बासमती वाले को दूसरे खेत में लगा दीजिए, तो इससे भी नियंत्रण में मदद मिलेगी काफी। अब दूसरी बात, एक और जो अनुसंधान की जो मुख्य दिशा है उसमें धान की सीधी बिजाई। जैसा कि आप जानते हैं जब रोपाई विधि से हम धान की खेती करते हैं तो इसमें काफी पानी लगता है। 1 किलो चावल पैदा करने में 3000 लीटर पानी लगता है। और अगर हम धान की सीधी बिजाई करें तो धान की सीधी बिजाई में करीब 40%, 35 से 40% पानी की बचत होती है। लेकिन जब धान की सीधी बिजाई की जाती है तो सबसे बड़ी समस्या खरपतवार की आती है और उसके नियंत्रण के लिए भी हम कुछ शोध कार्य कर रहे हैं जिसमें कि कुछ ऐसी नई किस्मों का विकास हमने किया है जिनमें कि एक विशेष खरपतवार नाशी दवा है जो कि हर तरह के खरपतवार को मार देती है, लेकिन धान के ऊपर उसका कोई असर नहीं होता है। तो ऐसी किस्में भी आगे आएंगी जो धान की सीधी बिजाई के लिए बहुत उपयुक्त होगी और ये शोध बहुत जल्दी ही किसानों तक हम लोग पहुंचाएंगे। संरक्षित खेती द्वारा सीमित क्षेत्रफल में बेमौसमी फसलों का उत्पादन कर किसान भाई अधिक लाभ कमा सकते हैं। पूसा समाचार के पिछले अंकों में हमने आपको फूलों एवं सब्जियों की संरक्षित खेती के बारे में बताया था। जी, और आज हम आपके लिए संरक्षित अवस्था में सब्जियों के बीज उत्पादन की विस्तृत जानकारी लेकर आए हैं, जिसे बता रही हैं हमारे संस्थान की विशेषज्ञ डॉक्टर सुदीप्ता बासु। बीज उत्पादन खुले खेतों में करते समय हमें विपरीत परिस्थितियां जैसे ओले, उच्च तापमान, निम्न तापमान और इसके अलावा अनेक विपरीत परिस्थितियां, कीट, रोग का इफेक्ट होता है, जिसके कारण हमारी फसल काफी प्रभावित होती है और हमारी सब्जी की उपज और बीज की उपज में काफी प्रभाव पड़ता है। बीज उत्पादन खुले खेत के कंपैरिजन में हम प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स जैसे संरक्षित परिस्थितियों में जैसे नेट हाउस, पॉली हाउस, टेम्परेचर कंट्रोल नेट हाउस, पॉली हाउस, शेड नेट्स, लो टनल्स में कर सकते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट में हमने हाई वैल्यू वेजिटेबल्स जैसे करेला, खीरा, टमाटर, गोभी, बैंगन में संरक्षित स्थितियों में संकर बीज उत्पादन एवं बीज उत्पादन की तकनीकों को स्टैंडर्डाइज किया है, जिसमें हम लोग किसानों को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड किया है और इसमें हम उनको कितना मुनाफा होता है इसके बारे में बताते हैं और हमने हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी प्रोवाइड किया है। खरीफ के मौसम में नेट हाउस में हम करेला, बैंगन, खीरा और गोभी की फसल बीज उत्पादन के लिए सफल रूप से कर सकते हैं। बैंगन में 2 से 2.5 किलो, करेले में भी 2 से 2.5 किलो संकर बीज उत्पादन हम ले सकते हैं।
बैंगन और करेले में जब हम बीज उत्पादन लेते हैं तो हम खरीफ एवं स्प्रिंग समर सीजन दोनों में ही बीज उत्पादन ले सकते हैं। करेले में बेनिफिट कॉस्ट रेशो है 2.3:1 और बैंगन में 1.9:1। इसके अलावा हम गोभी की सफल बीज उत्पादन कर सकते हैं, जिसमें हमें 800 से 900 ग्राम हाइब्रिड सीड नेट हाउस में 100 स्क्वायर मीटर में उपलब्ध है। खीरे में यही हमें 200 ग्राम संकर बीज 100 स्क्वायर मीटर में अवेलेबल है। रबी की फसलों में हम टमाटर का संकर बीज उत्पादन पॉली हाउस में कर सकते हैं। पॉली हाउस में बाहर के कंपैरिजन में तापमान 5 से 7 डिग्री ज्यादा होता है, जिसके कारण फसल में बढ़वार, पुष्पन और बीज उत्पादन बेहतर होता है। टमाटर में हम 3 से 3.5 किलो संकर बीज 100 स्क्वायर मीटर से प्राप्त कर सकते हैं और इसमें बेनिफिट कॉस्ट रेशो है 2.87:1। सब्जी उत्पादन जब हम करते हैं और बीज उत्पादन करते हैं, बीज उत्पादन से हम 1 से 1.5 गुना, कभी कभी कुछ फसलों में 2 गुना लाभ भी कमा सकते हैं। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपके द्वारा भेजी गई खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं का समाधान बताएंगे। कैथल हरियाणा से सचिन जी ने अमरूद में कीट की समस्या बताई है। आपकी फसल में फल छेदक नामक कीट का प्रकोप हुआ दिख रहा है। इसके नियंत्रण हेतु सर्वप्रथम रोग ग्रसित फलों को तुरंत तोड़कर नष्ट कर दे तथा स्वस्थ फलों की बैगिंग कर दे तथा इसके रासायनिक नियंत्रण हेतु मिथोमाइल की 400 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से तुरंत छिड़काव करें। अमरोहा उत्तर प्रदेश से धीरेन्द्र प्रताप जी ने आम के पत्तों के सूखने की समस्या बताई है। आपकी फसल में मैंगो बैक्टीरियम एपिकल नेक्रोसिस नामक रोग का प्रकोप हुआ दिख रहा है, जिसके कारण जो नए पत्ते निकल रहे हैं वो सूख जा रहे हैं। इसके नियंत्रण हेतु सर्वप्रथम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 400 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें तथा इसके 1 सप्ताह के बाद जिंक सल्फेट की 400 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर पुनः छिड़काव करें। गुड़गांव हरियाणा से मनोज जी ने पिलखन के छाल के कटने तथा पत्तों में छेद होने की समस्या बताई है। आपकी फसल में बार्क ईटिंग कैटरपिलर का प्रकोप हुआ है। सर्वप्रथम पौधों के तनों में बोर्डो लेप में लगभग 100 मिलीलीटर क्लोरोपाइरिफॉस की मात्रा मिलाकर लगा दें। इसके बाद कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का 2% घोल बनाकर छिड़काव करें। उत्तर प्रदेश से आदर्श शुक्ला जी ने मिर्च के पौधे सूखने की समस्या बताई है। आपकी फसल में डाईबैक नामक रोग का प्रकोप हुआ है और इसके रासायनिक नियंत्रण हेतु कैप्टान या बैविस्टीन की करीब 400 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ की दर से छिड़काव करें। आइए जानते हैं आने वाले सप्ताह देश भर में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल मौसम खबर में। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 14 से 16 नवंबर के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, केरल और माहे में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। 14 से 16 नवंबर के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। 14 से 16 नवंबर के दौरान अंडमान सागर, दक्षिण और मध्य बंगाल की खाड़ी से सटे भागों में हवा की गति 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना को देखते हुए मछुआरों को इन क्षेत्रों में उद्यम न करने की सलाह दी जाती है। 17 से 19 नवंबर के दौरान दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत द्वीपों में अधिकांश स्थानों पर, मध्य भारत, पूर्वी भारत और दक्षिण महाराष्ट्र से सटे क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों, दर्शकों, हम आशा करते हैं कि पूसा समाचार का यह अंक भी पिछले अनेकों की तरह आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। आप फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु आप हमें दिखाए जा रहे नंबर पर व्हाट्सएप करें। साथ ही अपना नाम और पता अवश्य लिखें। आपके सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें हमारे इस कार्यक्रम को और बेहतर बनाने में बहुत ही सहायक सिद्ध होते हैं। कृषि की दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार।
कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषयों के साथ अगले शनिवार हम फिर हाजिर होंगे। तब तक लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार।